Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके राइट्स भी डिस्कस करे। आज जो पार्ट 2 है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डियर ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे आप फर्स्ट बुक की बात करेंगे, कंट्रोलिंग जरूर करके जाइए, ऐसे ही ये वाला चैप्टर इस बुक में से बहुत जरूर है। मतलब ये दो चैप्टर तो पक्के कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और ज्यादा नहीं है बड़ा कुछ, और ज्यादातर बुक में से ही पूछा जाता है, राइट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे हु इज कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है, और क्या ड्यूटीज हैं कंज्यूमर की, क्योंकि राइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्यूटीज का पढ़ना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन की अगर बात करें डियर, तो आप लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेशन की बात आ रही है यहाँ पर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है, तो इसे ध्यान से समझिएगा तो आप बड़े आराम से इसे लिख पाएंगे। आप लोग मीनिंग नहीं दे पाते हैं इसका, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। और इसकी डेफिनेशन को दो टुकड़ों में हमने डिवाइड करा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ये एक्ट है ये दो चीजों पर लगता है, गुड्स के कंज्यूमर और सर्विसेज के कंज्यूमर, दोनों पर। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स को लेकर सबसे पहले, इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु बायज गुड फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होता है पैसे देकर खरीदा गया सामान। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से चोरी करके ले आए और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं, डेफिनेटली नॉट, राइट। तो इट इंक्लूड एनी पर्सन हु बायज गुड्स फॉर कंसीडरेशन। इसमें वो हर इंसान इंक्लूड होता है जिसने कंसीडरेशन देकर गुड्स खरीदे हैं। अब जो ये कंसीडरेशन है इसी को लेकर आगे बात करी गई है। या तो ये कंसीडरेशन पे हो चुकी है, हैज बीन पेड, और प्रॉमिस टू पे, या आपने प्रॉमिस करा है पे करने के लिए। कोई जरूरी नहीं होता कि अगर आपने पैसे दे दिए हैं तभी आप कंज्यूमर हैं। अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है या आपने अभी आधा पैसा दिया है, ठीक है, आधा पैसा दिया है और आधा पैसा देने का वादा किया है, तब भी आपके पास ये राइट्स अवेलेबल है, तब भी आप कंज्यूमर की स्टैंडिंग में ही हैं। इसीलिए यहां पर ये पूरी डेफिनेशन यही है, इट इंक्लूड एनी पर्सन। पहली बात तो इट इंक्लूड एनी पर्सन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। इट इंक्लूड एनी पर्सन हु बायज गुड फॉर कंसीडरेशन, जिसने सामान खरीदा है, ठीक है, पैसे देकर, या तो वो कंसीडरेशन पे हो चुकी है, हैज बीन पेड, और प्रॉमिस टू पे। पार्टली प्रॉमिस, पार्टली पेड, पार्टली दे दी है और कुछ पार्ट देना है, ठीक है, या फिर अंडर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, यानी अभी आपने नहीं करा, क्रेडिट पे खरीदा है। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन है, या तो आप पे कर चुके हो या आपने पूरा का पूरा अभी कहा है कि हम देंगे, या पार्टली प्रॉमिस पार्टली पेड है, या तो पार्टली दे दी, बोला है देने के लिए और पार्टली दे दिया है, और या फिर फ्यूचर पेमेंट। तो ध्यान रखिएगा कंसीडरेशन क्या क्या हो सकती है, हैज बीन पेड, या तो आप पैसे दे चुके हैं, प्रॉमिस टू पे, आपने कहा है कि आप दे देंगे 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, पार्टली प्रोमिस्ड, आपने प्रॉमिस करा है आधा देना, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 50,000 का कोई सामान खरीदा, 30,000 आपने कहा है कि हम आपको बाद में दे देंगे 2 दिन बाद, और 20,000 अभी भी पे कर दिए, तो पार्टली प्रॉमिस पार्टली पेड। या फिर अंडर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, यानी आपने कहा है कि 2 महीने बाद आपको हम इसकी पेमेंट कर देंगे, तब भी आप कंज्यूमर ही हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये नहीं होता कि आपने पेमेंट कर दी तभी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कंज्यूमर ऑफ अ गुड, इट इंक्लूड एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसीडरेशन, हैज बीन पेड और प्रॉमिस टू पेड, पार्टली प्रॉमिस, पार्टली पेड और अंडर डेफर्ड पेमेंट। बिल्कुल सेम डेफिनेशन सर्विसेज की है, ठीक है। बस यहां पर आपके पास बाय की जगह क्या वर्ड होगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इट इंक्लूड एनी पर्सन हु अवेल और हायर सर्विसेज। सर्विसेज के साथ बाय वर्ड ना इस्तेमाल करके बोला जाता है सर्विसेज लेना, अवेल, या फिर आपने रेंट पे कोई सर्विस ली, फॉर कंसीडरेशन। सेम लाइन, अगर किसी भी इंसान ने पैसे देकर कोई सर्विसेज अवेल करी या उधार ली, ठीक है, वो कंसीडरेशन कैसे हो सकता है, हैज बीन पेड, या तो आप वो कंसीडरेशन पे कर चुके हैं, या आपने प्रॉमिस करा है कि आप पे करेंगे, प्रॉमिस टू बी पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड, या फिर अंडर द स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सेम डेफिनेशन है डियर, सिर्फ 2 शब्दों का हेरफेर है, बाकी और कुछ नहीं है,
आप चाहें तो इसे एक ही डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? इट इंक्लूड एनी पर्सन हु बाय गुड्स ऑब्लिक avail or hire service for consideration, has been paid, promised to be paid, partly promised, partly paid or under the scheme of deferred payment। ठीक है जी, तो हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? अब हमारे पास है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कौन लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे जो कंज्यूमर की स्टैंडिंग रखकर कंप्लेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एनी कंज्यूमर, जिसके साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ है, चाहे गुड्स को लेकर चाहे सर्विसेज को लेकर, तो एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकती है किसी कंपनी के अगेंस्ट, किसी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जो कि पब्लिक के लिए नुकसानदायक प्रोडक्ट बना रहा है या होर्डिंग कर रहा है या कोई भी माल प्रैक्टिसेस कर रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट को पता लगती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, मैगी का केस आप लोगों को पता ही है, तो मैगी को बंद कर दिया गया था ऑल ओवर इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्टेप था वो। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, यानी कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट या किसी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकती है। इसके अलावा अगर कोई कंज्यूमर एसोसिएशंस है, जैसे आजकल काफी कंज्यूमर एसोसिएशंस बनने लग गई हैं धीरे धीरे, क्योंकि कस्टमर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि कस्टमर्स ऑर्गेनाइज्ड हों, इकट्ठे हों, प्रॉपर एसोसिएशंस बनाएं, राइट। तो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशंस, खासतौर पे कुछ एनजीओज होती हैं इसके अंदर, वो भी कस्टमर के बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकती हैं अगर कस्टमर्स अपने आप को थोड़ा सा वीक समझ रहे हैं या उन्हें लगता है हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हम केस नहीं लड़ पाएंगे या जो भी चीज है, तो उसके लिए वो एसोसिएशंस को भी जाकर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक या एक से ज्यादा कस्टमर्स भी जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और लास्ट है, अगर कोई भी इंसान किसी भी कमोडिटी को खाने से या सामान को खाने से, गुड्स को यूज करने से या सर्विस अवेल करने से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उसकी जगह जो उसका लीगल एयर होगा, यानी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। तो ये वो लोग हैं जो कंप्लेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले कंज्यूमर समझना जरूरी था। तो कोई भी सर्विस को अवेल करने वाला या फिर गुड्स को खरीदने वाला कंसीडरेशन के बदले में, वो कस्टमर है, ठीक है। और वो फाइल कौन कौन कर सकता है, उसके बिहाफ पर कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है? वो खुद कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अगर बड़ा इशू है, कंपनी काफी बड़े लेवल पर माल बेच रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। या फिर रजिस्टर्ड एसोसिएशंस कर सकती हैं, या एक और एक से ज्यादा कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कस्टमर्स, यानी बहुत सारे कस्टमर्स के बिहाफ पर एक या दो कस्टमर्स भी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और अगर उस इंसान की मौत हो जाती है जिसने वो प्रोडक्ट यूज करा है, तो उसका जो लीगल एयर है या उसको जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंप्लेंट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं हम लोग? तो अगर गुड्स की बात आए, अगर गुड्स डिफेक्टिव निकले, गुड्स के लिए डिफेक्टिव वर्ड आता है, गुड्स डिफेक्टिव निकले, तो आप सेलर के अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट या डीलर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। और यही बात अगर सर्विसेज को लेकर आ जाए, डेफिशिएंसी बोला जाता है, सर्विसेज में डिफेक्टिव बोला जाता है, सर्विसेज में डेफिशिएंसी बोला जाता है। तो अगर किसी सर्विसेज में डेफिशिएंसी आ जाए, तो जो भी उसका सर्विस प्रोवाइडर है उसी के ही अगेंस्ट आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो 3 ये सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और प्लीज इन्हें जरूर याद करिएगा। हु इज कंज्यूमर, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी जा सकती है और कौन कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि केस स्टडीज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलिए, अब हमने जहां पर राइट्स पढ़े, हमें ड्यूटीज पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज एन कंज्यूमर? तो सबसे जरूरी चीज है डियर कैश मेमो। अगर आप ये नहीं बाय करते तो आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपने कंसीडरेशन देकर जो है वो सामान खरीदा है। तो सबसे जरूरी चीज है कि कैश मेमो जरूर इंसिस्ट करें, यानी आप अपना जो इनवॉइस है, जो बिल है, वो आप जरूर लें। अगर आपने कैश में खरीदा है तब भी, उधार में खरीदा है तब भी, राइट। उसके बाद आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय करें, यानी जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर लें। कैसे चेक कर सकते हैं? जो फूड प्रोडक्ट है उन पे एफपीओ मार्क है या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो आईएसआई मार्क है या नहीं, ज्वेलरी अगर खरीद रहे हैं तो हॉल मार्क है या नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो एग मार्क है या नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं तो इको मार्क है या नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उसकी क्वालिटी को लेकर एश्योरेंस दे सकती हैं कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैश मेमो बाय करें, सॉरी कैश मेमो जरूर लें। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट बाय करें। तीसरा, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लेबल को ठीक से रीड करें। अब अगर लेबल में कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि इट्स नॉन वेज, और अगर आपको डीलर नहीं बताता या सेलर नहीं बताता, तो इसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेबल पे लिखी हुई चीजों को ढंग से रीड करा जाए, राइट।
या फिर उसमें बता रखा है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, और आप उसे किसी और तरीके से इस्तेमाल कर लें और उसे नुकसान हो जाए आपको, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज उसने आपको प्रॉपर जो है उसके डायरेक्शंस मेंशन करे हैं कि किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं, कहां पर आप उसे यूज कर सकते हैं, और आप उससे हटकर कहीं जगह पर उसे यूज करते हैं और नुकसान हो जाता है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज लेबल इज क्लियरली मेंशन्ड, राइट। इसके अलावा आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होने की बहुत जरूरत है, मतलब कंपनी के कौन कौन से जो प्रोडक्ट आप बाय करते हैं उसके क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कॉम्पिटिटर किस रेट पर क्या प्राइस पर आपको चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आपका एक समझदार कस्टमर, जिसे रैशनल कस्टमर कहा जाता है, वो होना बहुत जरूरी है अगर आप एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हैं। अगर आप एक ही दुकान पर जाकर उसे सामान खरीद लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वही सामान और कॉम्पिटिटर्स जो है वो सस्ते में अवेलेबल करा रहे हैं और ज्यादा अच्छी क्वालिटी अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप अपने आप ही एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मार्केट में अवेलेबल वैरायटीज को, चॉइसेस को कहीं ना कहीं एनालाइज करिए और कंपेयर करिए, और उसके बाद ही चीजों को बाय करिए, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कई बार लोग टूर पैकेजेस बाय करते हैं या फिर कहीं पर टिकट्स बाय करते हैं, तो आपको पता है कि ऑनलाइन जो है काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप उन ऑप्शंस को ध्यान से जो है कंपेयर करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो योर डिसीजन विल बी वाइज, राइट। मतलब आप बहुत समझदारी से अपने डिसीजन को ले रहे हैं, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको एक अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा, राइट। चलिए, इसके अलावा मस्ट बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, मतलब आपको खुद भी जो है वो ऑनेस्ट होने की जरूरत है कि आप किस पर्पस के लिए प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ये आपको जो अपना डीलर है, सेलर है, उसे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी और पर्पस के लिए उसे बाय करते हैं और आप उसे झूठ मूठ बोल देते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए चाहिए, और आप उसे दूसरे यूज में लेकर आते हैं और आपका नुकसान हो जाता है, तो उसमें वो सेलर या डीलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंप्लेंट जो है जरूर फाइल करें, आवाज उठाएं, ताकि बाकी लोगों को उन चीजों से रोका जा सके, बाकी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसके अलावा इस तरीके के प्रोडक्ट्स बाय करें जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते। कस्टमर होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट को हार्म करने वाले प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप भी एनवायरमेंट का ही हिस्सा हैं, आपको भी नुकसान होगा, राइट। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने एरिया में लोगों को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें, ताकि जो स्टैंड है वो एक अच्छा स्टैंड लिया जा सके, क्योंकि अकेला कस्टमर कहीं स्ट्रांग फील नहीं करता, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपके एरिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशन होगी, और आप तब ऑर्गेनाइजेशन जो है जो स्टैंड लेगी, यानी ग्रुप ऑफ पीपल अगर स्टैंड लेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए डियर, यहाँ पर आज आपके पास एक छोटा सा पार्ट था इसका, जिसमें हमने बताया हु इज कंज्यूमर और कौन कंप्लेन कर सकता है, किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा आपको आपकी ड्यूटीज के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी था, तो ये ड्यूटीज का आप ध्यान रखेंगे तभी आप जाके कंप्लेन करने के लिए स्टैंडिंग ले सकते हैं। आपने कैश मेमो लिया नहीं, आपने कोई भी FPO मार्क जो है वो देखा नहीं, ठीक है, लेबल को ढंग से पढ़ा नहीं, और आप चले जाते हैं कंप्लेन करने कंपनी के अगेंस्ट, तो आप ही को फटकार मिल जाएगी, कंपनी उल्टा आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देगी। तो बहुत जरूरी होता है कि आपने अपनी ड्यूटीज निभाई हो, तभी आप जाकर, यानी आप खुद अपनी चीजों में ऑनेस्ट रहे हो, तभी जाकर आप किसी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज आप लोग, हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी, आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बस यही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम इस तरीके की वीडियोस और लेकर आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।